हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। और इसमें से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को हम लोग जो है ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स में एक और टॉपिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में जानेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसी को जो है हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ जैसा होगा उसी हिसाब से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होना है। तो या जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो एनर्जी है तो जनरली इसको हम लोग मेजर करेंगे क्या चीज़ में, या तो किलो जूल पर मोल में या फिर किलो कैलोरी पर मोल में। ऐसा एनर्जी का जो यूनिट है जूल और कैलोरी, किलो लगा हुआ है उसके वैल्यू को थोड़ा छोटा करके लिखने के लिए। अब यह जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड के मजबूती का। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इस रिलेशनशिप को आप याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ यदि ज़्यादा है, बॉन्ड का लंबाई यदि, चूँकि बॉन्ड लेंथ हम लोग पढ़ चुके हैं और बॉन्ड लेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम लोग को पता है। तो यदि बॉन्ड लेंथ अधिक है, बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा है, तो बॉन्ड का मजबूती कम होगा, बॉन्ड कम मजबूत होगा। और यदि बॉन्ड कम मजबूत होगा तो जो उसका डिसोसिएशन एनर्जी है वह भी क्या होगा? कम होगा। तो एक मजबूत बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, एक कमज़ोर बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। मजबूत बॉन्ड कौन है? तो जो छोटा है। कमज़ोर बॉन्ड कौन है? तो जो बड़ा है। तो छोटा बॉन्ड मजबूत होता है, बड़ा बॉन्ड कमज़ोर होता है। तो लंबा बॉन्ड जो है, मतलब बॉन्ड लेंथ जिसका अधिक है उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा, और बॉन्ड लेंथ जिसका कम है उसको तोड़ने में जो है एनर्जी अधिक लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा। इसको हम लोग कई डाटा से सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे बॉन्ड लेंथ के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। तो एक जैसे मान लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी को दिखा रहा है, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल। तो बताया कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से उसका लेंथ घटता है। इस बॉन्ड का लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसका 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसका 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये बॉन्ड सबसे छोटा है, इसका मतलब सबसे मजबूत होगा। तो जो बॉन्ड एनर्जी लगता है तोड़ने के लिए, इसका है 347 किलो जूल पर मोल। मतलब इस 1 मोल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगता है 347 किलो जूल। उसी प्रकार से इसको तोड़ने में लगता है 607 किलो जूल, और ये है 803। तो यह जो डाटा है वह साफ क्लियर कर रहा है कि इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी सबसे ज़्यादा लग रहा है, मतलब यह बॉन्ड सबसे मजबूत है। तो देखो, बॉन्ड छोटा है कि बड़ा, मतलब मजबूत है या कमज़ोर है, इसको इनडायरेक्टली हम लोग इस बॉन्ड एनर्जी के मदद से निकाल लेते हैं या पता कर लेते हैं कि यदि किसी बॉन्ड को तोड़ने में एक्सपेरिमेंटली एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह बॉन्ड मजबूत होगा। यदि इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लग रहा है मतलब कमज़ोर होगा, और बॉन्ड यदि कमज़ोर होगा मतलब लंबा होगा, मजबूत है मतलब छोटा होगा। तो यह डाटा साफ क्लियर कर रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटता है, बॉन्ड का मजबूती बढ़ जाता है और उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इन्हांस कर जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से एक और बताए थे कि कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हाइड्रोजन का बॉन्ड, फिर कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड, और एक कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ था इसका 110
107.6 एंड दिस इज 106 पिकोमीटर। लेफ्ट टू राइट जाने से बॉन्ड लेंथ घट रहा है, इसको एक्सप्लेन किए थे क्यों ऐसा होता है, इस कैरेक्टर बढ़ने से सब बताए हैं पीछे। तो जो बॉन्ड एनर्जी है इसका है 435, दिस इज 443 एंड दिस वन इज 507। तो चूंकि बॉन्ड लेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, जैसे यहाँ तुम देखोगे तो 1.54 से 1.20, तो एनर्जी भी देखो कितना जंप किया। यहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 110 से 106, मात्र 4 पिकोमीटर का अंतर है, तो एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। लेकिन हाँ, बॉन्ड छोटा है तो रिलेटिवली मजबूत होगा और जो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वह अधिक होगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लेना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है स्पेसिफाई करता है किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ को या कोई भी बॉन्ड के स्ट्रेंथ को कि वह बॉन्ड मजबूत होगा या कमजोर। तो ये थे बॉन्ड पैरामीटर्स जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ देखा, बॉन्ड एंगल देखा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखा। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर को तो वहाँ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल खास करके बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो वे क्या हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। अब जो है इसमें आगे हम लोग आते हैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी एक लेकर के हम लोग आ रहे हैं अभी। बॉन्डिंग से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है VBT, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर बॉन्डिंग। या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है ना काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बॉन्डिंग से रिलेटेड। यह जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह सबसे पहले दिया गया था हिटलर और लंदन के द्वारा। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। 1927 में कोवलेंट बॉन्डिंग के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले 1927 में हिटलर और लंदन के द्वारा यह थ्योरी प्रपोज किया गया था। और उस समय जो बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया गया था वह केवल H2 मॉलिक्यूल का। तो इस H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के दरमियान क्या एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस होते हैं, क्या एनर्जी चेंज करता है ये दोनों एटम का, कंबाइनिंग स्पीसीज का या कंबाइनिंग एटम्स का, उसी को जो है एक्सप्लेन किया गया था इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा बाय हिटलर एंड लंदन। मतलब मेनली ये जो है एक्सप्लेन किए H2 के बॉन्डिंग को। बाद में इसी को है आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया पॉलिंग एंड स्लेटर के द्वारा, पॉलिंग एंड स्लेटर के द्वारा इन 1931। और पॉलिंग और स्लेटर जो है इस थ्योरी को आगे एक्सटेंड किए, बढ़ाए, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, तो डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। पीछे हमने पढ़ा कि एक कोवलेंट बॉन्ड जो है डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो एक कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का कैसे है, क्यों है, इसी को जो है एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग और स्लेटर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब यह जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ एजम्पशंस पे आधारित है, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं इनके। तो उन पॉस्टुलेट्स को देखेंगे। शॉर्ट में अभी हमने क्या जाना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनता है मैंने कोवलेंट बॉन्ड, उस कोवलेंट बॉन्डिंग के नेचर को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले हिटलर और लंदन इस थ्योरी को लाए जो केवल H2 मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के दरमियान जो एनर्जी चेंज होता है सिस्टम का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को लाए। बाद में इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया गया पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा। और ये पॉलिंग स्लेटर जो इस थ्योरी को इतना ज़्यादा एक्सटेंड किए कि यह थ्योरी बड़ा आसानी से कोवलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर को एक्सप्लेन कर देता है। तो यह जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इनके कुछ बेसिक से पॉस्टुलेट्स हैं, उन पॉस्टुलेट्स को हम लोग डील करेंगे।
तो postulates of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT के क्या पॉस्टुलेट्स है। नंबर 1 पहला पॉस्टुलेट इसका कि ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स by mutual sharing of electrons, through overlapping of atomic orbitals, बस इस लाइन को याद रखना इस पॉइंट में। इसके पहले की जो बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। नया इसमें क्या आया कि यह जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है वह एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, ओवरलैप करना मतलब ऑर्बिटल का आपस में कंबाइन करना, मिलना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का कम्बिनेशन से जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब जाकर के दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग होता है और बनता है वहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि H2 का हम लोग को लिखना हो तो क्या लिखोगे आप कि H का एक इलेक्ट्रॉन, एक और H है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन, और ऐसा दिखाओगे आप और ऐसे कर दोगे। अब यदि आप इसको डीपली समझो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो कन्फिग्रेशन 1s1, मतलब इसका एकमात्र इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में है, 1s ऑर्बिटल में है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो ये ऑर्बिटल से बाहर निकल करके शेयर नहीं होंगे। आप इसको ऐसे समझो ना कि जैसे शादियां जब होती हैं तो जैसे दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं तो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, शादी करेंगे, उसके लिए दोनों के घर वालों को भी मिलना जरूरी है, उसके लिए दोनों के घर वालों को भी मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि घर से निकल करके शादी करेंगे वे भाग करके तो शादियां होती है, लेकिन वैसे शादियां स्टेबल कहाँ होती है। तो जब दो लोग शादी कर रहे हैं तो कंबाइन तो दो लोग को ही करना है, शादी तो दो ही लोग का है, लेकिन उसके लिए दोनों जिस घर में रह रहे हैं उस घर को भी आपस में मिलना जरूरी है। तो जब तक घर वाले आपस में नहीं मिलेंगे तब तक उनकी शादियां नहीं होंगी, स्टेबल ही नहीं होगा वो। यदि वे घर से निकल करके भाग करके शादी कर रहे हैं तो स्टेबल नहीं है। अच्छा, तो उसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से बाहर निकल करके भाग करके, अरे उसके लिए ऑर्बिटल को ही मिलना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का यह इलेक्ट्रॉन एस में है और एस का शेप हम लोग जानते हैं स्फेरिकल, तो इस स्फेरिकल ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से एक और हाइड्रोजन आप लोगे तो उसके भी स्फेरिकल ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा ना भाई, तो उसके लिए ऑर्बिटल को मिलना पड़ेगा, ऐसे ऑर्बिटल को ओवरलैप करना पड़ेगा, दिस वन, या एक हाइड्रोजन और बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, तो आ जाएगा ऐसे दो इलेक्ट्रॉन। और अब ही दोनों का शेयरिंग होगा दोनों के बीच, तो बॉन्ड बन जाएगा H और H। तो एटम के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग से, वह इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग तब हो पाता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो, मतलब जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं वे ऑर्बिटल आपस में ऐसे ओवरलैप करना चाहिए, तब जाकर के उनका शेयरिंग होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से बाहर निकल करके शेयर नहीं होता है, क्योंकि वैसा बॉन्ड बनेगा ही नहीं। वही तो एग्जाम्पल देख करके अभी हम बताए इसको। तो यह था इसका पहला पॉइंट। सेकेंड पोस्टुलेट VBT का, the atomic orbitals of the valence shell, the atomic orbitals of the valence shell having unpaired
electron can only participate in overlapping, that is the orbitals having paired electron, that is the orbitals having paired electron do not participate in the शेयरिंग। अभी जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग जो होता है दो एटम्स के बीच में ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से, यह पॉइंट बोल रहा है कि वैलेंस शेल के वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग में भाग लेंगे। इसका मतलब कि जिस ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, वैसे ऑर्बिटल जो है कभी ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेंगे, डू नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। तो एटम के कोवैलेंट कोवलेंट बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। अब ऑर्बिटल में भी वैसे वैलेंस ऑर्बिटल जिनमें केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैपिंग हो सकता है। जिस ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैसे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल की बात करें हम लोग, यदि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p5, 1s एक ऑर्बिटल हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो 1s तो इनर सेल का ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है, क्यों, ऑलरेडी बताया जा चुका है। वैलेंस में ये 4 ऑर्बिटल्स हुए, एक ऑर्बिटल 2s का और 3 ऑर्बिटल्स 2p के। अब अकॉर्डिंग टू VBT कि दीज 3 ऑर्बिटल्स विच कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, only this orbital which contain unpaired electron can participate in overlapping and form covalent bond। कि वैलेंस सेल के वे ऑर्बिटल्स जिनमें केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही ओवरलैपिंग में भाग लेंगे, पेयर्ड वाले नहीं लेंगे। अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों होगा, तो होगा जैसे मान लो कि इस 2p का इस ऑर्बिटल को लेते हैं जिसमें पेयर्ड है, तो p है तो p का शेप हम लोग जानते हैं ऐसा डंबल होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें लिया। अब जब फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एटम से, तो सपोज उसका s ऑर्बिटल हो चाहे p ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, मान लें हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब ऐसा होगा, ऐसा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इस फ्लोरीन का और 1 इलेक्ट्रॉन है इसका, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन भाई एक जगह कैसे रहेंगे, तब तो यह पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फेल कर दे रहा है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि एक ऑर्बिटल में या एक रीजन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यदि इस ऑर्बिटल में ऑलरेडी पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैपिंग करने के बाद ऑब्वियसली दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो 2 से अधिक हो जाएगा, और यहाँ से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जा रहा है। वो बोलता है कि एक रीजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं। समझ गए बात को? तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहेंगे, 2 ही रह सकते हैं, और 2 ही तभी रहेंगे जब दोनों ऑर्बिटल जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स है वो दोनों ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो तब। समझ गए बात को? अब आगे इसमें देखो कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, जैसे p है और इसमें अनपेयर्ड है एक ही, और अब यदि s वाला से कंबाइन करता है तो s का भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन s का 1 इलेक्ट्रॉन p का, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन एक रीजन में हो गए, तो या तो पॉसिबल है 2 इलेक्ट्रॉन तो हो ही सकते हैं। तो जिस ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वे ओवरलैपिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, जिसमें अनपेयर्ड है ओवरलैपिंग में भाग वही लेंगे। तो यह इसका सेकेंड पॉस्टुलेट हुआ इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। नेक्स्ट, जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे उन ऑर्बिटल्स का सिमेट्री सेम होना चाहिए। मतलब क्या होगा समझेंगे। द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स
the combining orbitals should have same symmetry, that is they have proper orientation, that is they have proper orientation to have या to cause effective overlapping, to cause effective overlapping। बोल रहा है कि जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, उनका सिमेट्री सेम होना चाहिए। इसको भी आप एग्जांपल से समझो। जैसे कम्बिनेशन को लेकर के एक एग्जांपल हमने दिया शादी का, कि जब दो लोगों के बीच शादी होता है तो उन दोनों के घर वालों को भी आपस में मिलना होता है। जब तक घर वाले आपस में कंबाइन नहीं करेंगे तब तक वे दोनों आपस में नहीं मिल सकते हैं, उनके बीच रिलेशन नहीं बनेगा, शादी नहीं होगी। अब जो दो घर वाले मिलते हैं, जो दो लोगों की शादी होती है, तो क्या कोई भी घर से, खास करके हम लोग इंडियंस की बात करें तो हम लोग में तो शादी को लेकर के बड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि दो घर में है और दो घर के लोगों के बीच जो है शादियां हो रही हैं, तो वहाँ क्या होगा कि दोनों घर वाले एक जात के हों, दोनों घर वाले एक जैसे हों। मतलब ये नहीं कि एक बहुत अमीर है दूसरा बहुत गरीब है, ऐसी शादियां तो होती नहीं हैं ऐसे। तो ये जो दो घर वाले या दोनों घर का एक जैसा होना है, चाहे वह इकोनॉमिक मामले में हो या मेंटली हो या फिर इंडिया है तो कास्ट सिस्टम को लेकर के हो, तभी उन दो घरों के बीच जो है रिश्ता बनेगा। अलग अलग जात का है तो रिश्ता नहीं बनेगा। यही हम लोग का प्रथा है, क्योंकि उन दोनों घर का सिमेट्री अलग हो गया, रिलेशन बन ही नहीं सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि यदि दो ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दोनों ऑर्बिटल का सिमेट्री एक जैसा होना चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए, ताकि क्या हो, उनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो और जो बॉन्ड बने उनके बीच वह एक मजबूत बॉन्ड बने। हालांकि अलग अलग जात के घरों में भी शादियां होती हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वह इफेक्टिव नहीं है, वो घर से भाग के किया है, घर वाले राजी नहीं हैं। अब बिना घर वालों के सपोर्ट का आप अकेले कैसे सर्वाइव कर सकते हो? कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ेगा ही। तो शादी तो आप वैसे भी कर लोगे, रिलेशन वैसे भी बना लोगे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशन नहीं होगा। उसी प्रकार से अलग अलग सिमेट्री वाले ऑर्बिटल भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन वह बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। तो एक स्टेबल बॉन्ड होने के लिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग होना चाहिए। उसके लिए जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उनका सिमेट्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जरा आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो P का कोई ऑर्बिटल है ऐसा, और यह इसका एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो मान लो यह हुआ px ऑर्बिटल, ठीक। अब यह px ऑर्बिटल क्या करे कि एक और p से ओवरलैप करे, लेकिन वह जो p ऑर्बिटल है वह y एक्सिस के तरफ हो, py हो। ऐसे दो ऑर्बिटल आपस में कैसे मिलेंगे बताओ? दिक्कत है मिलना। या फिर हम लोग ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताने के लिए साइन देते थे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जो बताता था कि इस डंबल के दो लोब्स जो है अलग अलग फेज में है। तो यहाँ भी आप दे दो एक प्लस और एक माइनस। तो एक तो इनका एक्सिस अलग है, तो यहाँ ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव हो जाएगा यदि ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो। हाँ, यदि दोनों एक्स ऑर्बिटल ही है, मतलब पी एक्स ऑर्बिटल है, तो अगला पी एक्स ऑर्बिटल यदि इस तरह से आए, इस तरह से प्लस माइनस, ये भी एक्स ही है, तो ठीक है, सेम सिमेट्री है, प्लस प्लस मिल रहा है, एक तरफ है, तो इनके बीच ओवरलैपिंग हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। लेकिन यदि यह ऑर्बिटल ऐसे आए, इधर माइनस और इधर प्लस, तो इसका प्लस सिमेट्री है, इसका माइनस सिमेट्री है, तो ऐसे लोब्स आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, और यहाँ जो है बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो ये बताया कि दो ऑर्बिटल्स जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दोनों ऑर्बिटल्स का सिमेट्री सेम होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ताकि वे इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर सके और एक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, तो यह जो प्रॉपर सिमेट्री वाला बात है ना, यह जनरली ऑपरेट होता है
p और d ऑर्बिटल्स के लिए, p और d ऑर्बिटल्स के लिए। चूंकि s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, या s ऑर्बिटल है, जानते हैं हम लोग s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है या मतलब इसमें कोई डायरेक्शन है ही नहीं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का है ऐसा। और नॉन डायरेक्शनल नेचर का है मतलब किसका कोई डायरेक्शन ही नहीं, तो या प्लस के साथ यहाँ कंबाइन करे चाहे माइनस के साथ यहाँ कंबाइन करे, इसको फर्क नहीं पड़ता है, ये नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन यदि p के ऑर्बिटल्स ऐसे हैं तो p ऑर्बिटल में जो लोब्स होते हैं वे अलग अलग फेज में होते हैं, उनका सिमेट्री अलग अलग है। तो इस केस में आप ऐसे प्लस माइनस को कंबाइन नहीं करवा सकते हो, सेम सिमेट्री होना चाहिए, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, तभी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा और वहाँ जो है बॉन्ड बनेगा। अब जो एक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड का मजबूती, वह इस ओवरलैपिंग के एक्सटेंट पे भी डिपेंड करता है। मतलब दो ऑर्बिटल्स जो कंबाइन कर रहे हैं वे कितने अच्छे से कंबाइन कर रहे हैं, यह डिसाइड करेगा उस बनने वाले बॉन्ड के मजबूती का। जैसे वही हमने बताया कि दो लोग आपस में मिले, अरेंज मैरिज ही है मान लो, लेकिन अच्छे से मेल मिलाव नहीं हो पाया है दोनों घरों के बीच, कुछ ना कुछ लेकर के मतभेद रह ही गया है। ज़्यादातर दहेज को लेकर के रहता है इंडिया में, तो वह रिलेशन भी स्टेबल नहीं होता है, लगातार लोग टॉर्चर करते रहते हैं दहेज के लिए। तो रिश्ता मजबूत बनेगा कि कमज़ोर, यह डिपेंड किया कि दोनों के घर वाले, दोनों का ऑर्बिटल आपस में कितना बेहतरीन तरीके से मिला है। ओवरलैपिंग जितना बेहतर होगा, मतलब घर वाले जितने अच्छे से मिलेंगे, जितने समझदारी से मिलेंगे, जितने वे एजुकेटेड होंगे, बातों को समझ पाएंगे, तो उन दो लोगों के बीच का रिश्ता उतना ही स्ट्रांग होगा, सपोर्ट करेंगे वे। लेकिन वही दोनों अच्छे से नहीं मिल पाए, ज़बरदस्ती में शादी हुई है, तो जब घर वाले ही अच्छे से नहीं मिल पाए तो जाहिर सी बात है कि वह शादी स्टेबल नहीं होना है। या छोड़ो घर वाले नहीं मिल पाए, तो जो लोग आपस में शादी कर रहे हैं एक दूसरे से, उन लोगों का भी एक दूसरे से मिलना, ओवरलैप करना उतना ही ज़रूरी है। ज़बरदस्ती में कर लिए किसी से भी शादी तो रिश्ता स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है। तो वही बात यहाँ है कि दो ऑर्बिटल जो मिलेंगे ना, ये दोनों ऑर्बिटल के कंबाइनिंग पावर जो है, ओवरलैपिंग पावर, इस ओवरलैपिंग पावर पे डिपेंड करेगा ये जो बॉन्ड बनने वाला है उसका मजबूती। दो ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग पावर जितना ज़्यादा होगा, ओवरलैप करने का टेंडेंसी उनका जितना अधिक होगा, बनने वाला बॉन्ड उतना ही मजबूत रहेगा। तो यह ओवरलैपिंग पावर हर ऑर्बिटल का अलग अलग होता है, s का अलग, p का अलग, d का अलग, फिर आगे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, उन ऑर्बिटल्स का अलग होता है। तो यह क्या होता है ओवरलैपिंग पावर, कैसे यह बॉन्ड के मजबूती को डिसाइड करता है, इसको जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।